कुछ न्यायाधीश फैसले लिखते हैं, कुछ न्यायाधीश संवैधानिक दिशा तय करते हैं। इस बार मे प्लीज माय लॉर्ड्स में उपस्थित है माननीय जस्टिस अभय एस ओक, एक ऐसा नाम जिसने बार बार ये स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई दया नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। बेल के सिद्धांतों से लेकर प्रक्रिया की पवित्रता तक उनकी न्यायिक दृष्टि ने ये रेखांकित किया कि राज्य की शक्ति सीमित है पर नागरिक की गरिमा सर्वोच्च है। और इस विमर्श को दिशा देंगे सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर डॉक्टर किसलय पांडे, जिनकी अदालत में उपस्थिति केवल दलील नहीं संरचित विधिक आक्रमण का पर्याय मानी जाती है। जटिल संवैधानिक प्रश्नों को विश्लेषणात्मक स्पष्टता में ढालना उनकी वकालत की पहचान है। जब स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक ही मंच पर आमने सामने हो तब संवाद साधारण नहीं रहता, वह इतिहास बन जाता है। May it please my lords. Harassal presents May it please my lords in association with Celestial Radiance, the chosen one, powered by Vedic Legal and Company. बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं जस्टिस अभय ओक होना। जस्टिस ओक, मे इट प्लीज माय लॉर्ड्स में आपका स्वागत है। ठीक है। जज होना आसान नहीं, जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, किस तरह से इसने आपकी जिंदगी को बदला जस्टिस ओक? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा तो कोई बदलाव होता नहीं है, बिकॉज ऑल दैट यू हैव टू डू इज you have to change your lifestyle in the sense that you have to be very discreet in maintaining contact even with your own relatives, your own friends. Naturally आप जज बन जाते हो तो you have to cut off your contacts. आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं बार में उनसे कांटेक्ट तो नहीं रख सकते, तो बार वाले फ्रेंड से बातचीत नहीं, बार वाले फ्रेंड से बातचीत नहीं, पब्लिक लाइफ खत्म हो गई, पब्लिक लाइफ खत्म होता है। लेकिन आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच बिकॉज वो जो काम है, जज का जो काम है, इट इज सच ए पायस वर्क दैट यू फुल्ली गेट इन्वॉल्व इनटू इट, एंड आई डोंट थिंक आई फेल्ट एनी टाइम ड्यूरिंग 22 years of judgeship that I got affected or my life got affected because of judgeship. On the contrary, life becomes more enriching. आपने बड़ी मुश्किल से ये इमेज बनाई, कमाई, कभी डर नहीं लगा सीट पे डिसीजन देते समय? बड़े बोल्ड आपने डिसीजंस दिए हैं बिना किसी की परवाह किए। आपको नहीं लगा कि ये लोगों, ताकतवर लोगों को नाराज कर सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। डर लगने का सवाल ही नहीं था, बिकॉज आप कोर्ट में बैठे हो, दोनों पक्षों की सुनते हो, एंड देन you take a decision which according to is correct in terms of law and constitution. I never felt that way, that somebody will get offended and all, because I have repeatedly said if you want to successfully act as a judge तो थोड़े बहुत लोगों को offend करना ही पड़ता है, that's a natural thing, but you should not be bothered about it, and there is so much of work you have to do. आप जितने orders करते हो दिन में, you have to correct those orders, again read next day's papers, फाइल्स तो पढ़ने पड़ते हैं, बट दिस जॉब इज सो चैलेंजिंग, एंड यू नो आपको ऐसा लगता है दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द सोसाइटी। तो आई नेवर थॉट अबाउट इट दैट आई शुड गो बैक टू द बार, दैट थॉट नेवर केम टू माई माइंड। मेरा एक हालांकि ये प्रश्न मैंने बहुत जजेस के साथ किया है, बट आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। आई एम श्योर कि आप हमारे इस कंसर्न का बेहतर जवाब दे पाएंगे जस्टिस ओक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो हिसाब हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, उसको बड़े अच्छे से आपने जस्टिफाई भी कर दिया। लोअर कोर्ट में जो पहला डोर है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का, उसका स्ट्रेस लेवल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल हाई कोर्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कम नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा। उसके सामने मैंने कई बार इस बात को उजागर किया है, 50-50 केसेस रोज के लगते हैं, कई बार ये 70 तक पहुंच जाते हैं, कुछ में एडजर्नमेंट हो जाता है,
कुछ में हियरिंग होती है, कुछ में कुछ रीजन होते हैं। पर जिस तरह का प्रेशर एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के ऊपर होता है, एमएम, फिर उसके बाद एसीएमएम, सीएमएम, फिर सेशंस जज वगैरह, उनके लिए वैकेशन या उनको किस तरह से डिटॉक्सिफाई करने को लेके हाई कोर्ट को आपको नहीं लगता संज्ञान लेने की जरूरत है, गंभीर संज्ञान लेने की जरूरत है? बहुत सही है ये। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट में लिखा है इलाहाबाद जी। बार एसोसिएशन के, और मैंने इन मेनी पब्लिक स्पीचेस व्हेन आई वाज अ सिटिंग जज आई हैव सेड दिस, जी। कि एक हमने मिस्टेक किया है, वी केप्ट ऑन निग्लेक्टिंग आवर ट्रायल कोर्ट्स। जी। कभी बहस होती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अबाउट द कोर्ट्स, वी ओनली डिस्कस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट। बट कॉमन मैंस कोर्ट, उनका जो कोर्ट है वो ट्रायल और ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट है। आई कॉल इट एज ट्रायल कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। करेक्ट। इनफैक्ट मैं चीफ जस्टिस था कर्नाटका में, आई हैड पास्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दैट ऑल कोर्ट शुड बी रिफर्ड एज ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट, जी। but no court should be called as subordinate or lower court. करेक्ट। In fact, even in correspondence, in judgments, I had issued an administrative order because we have to respect that court. जी बिल्कुल। अभी उसमें मेन डिफिकल्टी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। There is a concept of judge to population ratio. How many judges should be there ideally जी। for population of 10 lakh? जी। जी। 10 lakh. जी। तो 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा देखा, अमेरिका का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत कंट्रीज का देखा। इन सम कंट्रीज इट वाज मोर देन 100, सम कंट्रीज इट वाज मोर देन 60, 70, 80। उस टाइम इंडिया में 13 या 14 था अच्छा। पर मिलियन फॉर 10 लाख पॉपुलेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है। बाद में द डायरेक्शन वाज एज फार एज पॉसिबल विद इन 5 years just to population in India should be increased to 50, जी। 50 per 10 lakh. Today we are struggling at 22 or 23 in 2026. दूसरी भी बात मैं आपको बोलता हूँ, 2016-17 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था। They laid down a formula अच्छा। what should be ideal just strength in our trial and district courts. So all high courts were directed to make calculation और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला था स्टेट गवर्नमेंट को, डिमांड रादर, और प्रपोजल टू इंक्रीज द जस्ट स्ट्रेंथ। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की मैं बात कर सकता हूँ बिकॉज आई वाज चेयरपर्सन ऑफ दैट कमिटी। इट वाज आई थिंक हैपेंड इन 16 और 17। ओके। सो आवर प्रपोजल वाज टू इंक्रीज द जस्ट स्ट्रेंथ बाय 8,000 एंड आई एम टोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 की इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने। दैट प्रपोजल वाज ऑफ 2017। सो दिस इज द सिचुएशन। सो इफ यू डोंट हैव एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस, ये तो आप हर कोर्ट में देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 70 केसेस है, 80 केसेस है, और हमारा प्रोसीजर लॉ है दैट रिक्वायर्स एक्यूज टू रिमेन प्रेजेंट ऑन एवरी डेट। करेक्ट। अगर आप प्राइवेट कंप्लेंट में कंप्लेंट हो, आपको भी हाजिर रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। सो कोर्ट हैज टू मेक ए रोल कॉल आउट द मैटर्स, फाइंड आउट Correct. हु इज प्रेजेंट एंड हु इज नॉट प्रेजेंट। उसमें टाइम जाता है, रिमांड का काम रहता है उनके रिमांड पास, काम रहता है। एंड देन ट्रायल्स। जैसे सुख देयर इज वैकेशन वगैरह की लग्जरी है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिटी है, वर्किंग क्वालिटी, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। वहाँ पे जिस लेवल का रश होता है, जिस लेवल का आर्ग्यूमेंट मोस्टली बहुत हार्श हो जाते हैं, जो सीनियर्स जाते हैं वो बहुत हार्श आर्ग्यूमेंट करते हैं, काफ़ी एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट करते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली टोन बहुत डाउन रहती है और बड़ी सूदिंग आर्ग्यूमेंट होता है। तो हर चीज़ का असर तो उस जज पे जा रहा है और उसको हर चीज़ को डाइजेस्ट करते जाना है। एक थ्रेट है कि एक गलत अगर ऑर्डर हो गया, कोई बेल हो गई तो कंप्लेंट अलग हो जाएगी। एक सोशल मीडिया रहता है। सोशल मीडिया तो खैर 5वां स्तंभ बन चुका है हमारे समाज का। सो ये जरूरी है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के स्तर से कोई एक सोल्यूशन ले आया जाए, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत अच्छा इसका कोई प्रॉपर इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है इसका। नहीं, मेरे ख्याल से एक ही सोल्यूशन है उसके ऊपर। मैंने जो बोला, इंक्रीज द जस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो। मैं आप बताता हूँ, आज 23-24 है। अगर बॉम्बे के मैजिस्ट्रेट की हम बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के, अभी मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, अभी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोई भी नहीं है जी। आप समझो कि अगर जस्ट टू पॉपुलेशन रेशियो 50 हो जाता है जी, तो आज जो 100 मैटर्स रहते हैं दैट विल बी रिड्यूस टू 50। करेक्ट। सो इमीडिएटली प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाएगा वो। इफ द sheer pressure of dealing with so many cases comes down, तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो सकता है।
बिल्कुल होगा, हाँ, प्रेशर कम होगा तो दैट इज द रियल सॉल्यूशन। हाँ, दैट इज द रियल सॉल्यूशन, करेक्ट। एंड उसके लिए और एक बात है, यू नीड कॉरस्पॉन्डिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। हमारे यहाँ बहुत से स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कोर्ट रूम अच्छे नहीं है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन अच्छा नहीं है, वो भी करना चाहिए। ये तो एक आपने परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया, बट इस पे देखना है कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कब इस पे ध्यान आकर्षित होता है। Actually, Supreme Court has done its job by directing all high courts to submit a proposal. This government, central government has to take up with all state governments and see that just to population ratio is increased. It is completely in their hands बट because we can't create post sitting in high court. We can't create post. Post have to be created by government. हमारी जुडिशरी को उतना अटेंशन मिल नहीं पा रहा मिल है नहीं जितना पा रहा है, मिलना हाँ, चाहिए। मेरा एक सवाल और भी है कि आपने अपने जुडिशियल कैरियर को तो जस्टिफाई कर दिया है कि आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, कोई किसी तरह का कुछ आप कभी सेकंड थॉट नहीं आया। बट कभी ऐसा हुआ कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यू हैड बीन द चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, मन की बात खुल के ना कह पाए हों? क्योंकि जज को तो अपनी बात थ्रू जजमेंट ही कहनी होती है, बट कई बातें ऐसी होती हैं जो आप चाह के भी नहीं कर सकते। इसका कभी आपको कमी महसूस नहीं हुई काम इतना रहता है ना, ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। कि मन में कुछ रह भी गया कि रह नहीं रह गया, गया? वी आर मिसिंग समथिंग, काम तो इतना रहता है। पूरी तरह सारा ओवर टाइट रहती हैं हर वो टाइट चीजें। रहती है। अदालत का जो काम करने का तरीका धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो, जो पहली इकाई है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। अ, लोग अदालत से डरने लगे हैं। इसका रीज़न ये भी है कि अदालत का जो ऑब्वियसली सारे लोग अदालत के सामने एक से हैं, सबको बराबर से ही देखा जाना चाहिए। बट कहीं न कहीं जिनके पास पैसा है, जिनके पास रसूख है, जिनके पास जो सर्वगुण संपन्न हैं, ये उनका एक तरह से मतलब फ़ेवरेट बैटल ग्राउंड सा बनता जा रहा है। गरीब आदमी जिसके प्रति अदालत की पहली निष्ठा होनी चाहिए कि जो वॉइसलेस उसको वॉइस देना, जिसका कोई नहीं उसके साथ अदालत खड़ी हो। आपको नहीं लगता ये अब धीरे-धीरे खत्म सा होता जा रहा है? देखिए, ये भी एक परसेप्शन है जी। जुडिशरी की तरफ देखने का। देयर मे बी सम बेसिस फॉर दैट ऑल्सो, वो तो मानना चाहिए मुझे। एक वजह उसकी ऐसी है कि वी डोंट हैव प्रायोरिटीज इन द सेंस दैट विच कैटेगरी ऑफ केसेस शुड बी गिवन प्रायोरिटी। अभी कानून में तो लिखा है, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है, आई थिंक 6 महीने का है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, कानून में लिखा है। जी, जी। लेकिन कौन से केसेस को प्रेफरेंस देना चाहिए, इसके बारे में वी डोंट हैव डेफिनेट पॉलिसी। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ केसेस को प्रेफरेंस देना पड़ता है। वो क्यों प्रेफरेंस दिया है, इसके बारे में सवाल उठाते हैं। अभी एक बात मैं आपको बोलता हूँ, हाई कोर्ट की बात करेंगे। अभी हाई कोर्ट में एक एलिगेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, दैट सम इन्फ्लुएंशियल पीपल गेट प्रायोरिटी इन लिस्टिंग। जी। एडमिशन के मैटर रहते हैं उसके जी। बारे में। तो मेरा विचार ऐसा है, मैंने वो करके दिखाया था कर्नाटक हाई कोर्ट में। पैंडेमिक में हमने ऐसा किया था दैट all fresh matters will be automatically listed whether objections are rectified or not. ओके। उसमें ऐसा किया था, शायद तीसरे दिन एंटीसिपेटरी बेल आएंगे, आज फाइल हो गया तो तीसरे दिन एंटीसिपेटरी बेल, चौथे दिन बेल आएंगे, बाकी सब मैटर 7वें दिन। अच्छा। तो जजेस को भी डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है उसमें, और केस किसका है दैट ऑल्सो डजंट मैटर। जी। द मोमेंट केस इज फाइल्ड इट विल बी ऑटोमेटिकली लिस्टेड। दैट वर्क फॉर 1 year till I was there. बॉम्बे हाई कोर्ट में खुद के कोर्ट के लिए वही करता था मैं। जी, जी, जी। दैट केस हैज टू बी मस्ट बी लिस्टेड आफ्टर ए पर्टिकुलर इंटरवल। तो जज का डिस्क्रिप्शन नहीं है उसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, ये पैटर्न नहीं है। और सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अभी आप हाई कोर्ट का रोस्टर देखेंगे जी। तो देयर इज डेफिनेट रोस्टर दैट से बेंच नंबर 2 विल टेक से दिस कैटेगरी ऑफ रिट पिटिशंस और क्वैशिंग पिटिशंस और हेबियस कॉर्पस पिटिशंस। एक सिंगल जज का बेंच है, वो पर्टिकुलर कैटेगरी के बेल एप्लीकेशन लेगा। तो व्हेन यू फाइल ए केस हाई कोर्ट में, तो आपको मालूम रहता है कौन से बेंच के पास जाएगा, बिकॉज यू कैन रीड दैट रोस्टर। ये सुप्रीम कोर्ट में होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में खाली सब्जेक्ट्स है बेंचेस के, करेक्ट।
और सेम सब्जेक्ट्स 4-5 जजेस के पास है, करेक्ट। तो बहुत सा डिस्क्रिप्शन आ जाता है रजिस्ट्री में, और या जी। चीफ जस्टिस का है, रजिस्ट्री का है, जी जी जी। राइट। सो मेरे ख्याल से मैनुअल इंटरवेंशन कम करना चाहिए लिस्टिंग में। एक बार लिस्टिंग का मैनुअल इंटरवेंशन कम हो गया तो ये एलिगेशन नहीं होगा कि फ्यू पीपल आर गेटिंग प्रायोरिटी। जी। फाइनल डिस्पोजल में एज आई सेड कुछ ना कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, कौन से केसेस को प्रायोरिटी देना है। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि किसी गरीब आदमी के लिए न्याय पाना उतना ही आसान है जितना किसी अमीर आदमी के लिए? जिस तरह से इमीडिएटली एप्लीकेशन मूव करनी है, अर्ली हियरिंग करानी है, अर्ली डिस्पोजल का डायरेक्शन लेना है, या मैं कहूँगा कि आपको लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर लॉयर का यू हैव अ गुड बैटरी ऑफ लॉयर्स, सो इमीडिएटली हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। क्या ये इतना ही आसान है किसी गरीब आदमी के लिए? आई विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। प्लीज। पहली जो बात आपने कही है वो सही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन अभी बहुत बढ़ गया है। इट्स वेरी कॉस्टली, लिटिगेशन इज वेरी कॉस्टली। तो दोज हु डोंट हैव रिसोर्सेस, पैसा नहीं है उनके पास इतना चाहिए उतना, तो एक्सेस टू जस्टिस डेफिनेटली अफेक्ट हो जाता है। बिकॉज इफ यू वांट टू इमीडिएटली मूव हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, Because time is the essence in judicial fight. time is required. Then if you don't have money, you have to collect the money sometimes, and again the fee structure of the lawyers, that is another issue. तो वो तो बात सही है, एक्सेस टू जस्टिस अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल एड स्कीम्स है, लेकिन द लीगल एड स्कीम्स आर फॉर पुअर पीपल, बट द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में लिखा है वो। Actually, 2017-18 में Supreme Court has taken a right step. They had formed a society for rendering legal aid to middle class people, जी, and all high courts were directed to form such a society. Bombay High Court में हुआ था, because I was associated with it. जी, लेकिन वो carry forward नहीं किया है. जी। So there is लॉर्ड से इंटरेस्ट नहीं लिया? maybe उसके बाद में immediately COVID आया, जी, तो 2 बरस उसमें गए. Perhaps we have lost focus on that. But something needs to be done. About the other part, after case is filed in the court, मेरा कहना ऐसा है, it all depends on the judge or bench. If bench has proper approach, normally bench will give priority to all category of cases. So rather than looking at the standing of a person, bench should look at the cause and urgency. So it all depends on the bench और द जज विच इज जस्ट टू जस्ट डिफर करता है। थोड़ा डिफर होता है इसमें। आपकी कोर्ट में मैंने कभी ये नहीं देखा कि आपने पर्टिकुलर फेस को वैल्यू दी हो। आपके लिए आपकी कोर्ट में तो सारे लोग बराबर से आपने सबको ट्रीट किया, यंगस्टर्स को आपने और इनकरेज किया। सो हेड्स ऑफ टू यू जस्टिस ओक। बट हाई कोर्ट में क्या आपको लगता नहीं है कि एक कमी है कि फेस वैल्यू को कई बार तवज्जो दी जाती है और उससे भी किसी गरीब आदमी को जो बहुत हॉट शॉट लॉयर एंगेज नहीं कर पा रहा है उसको असर पड़ता है, या पीछे जो यंगस्टर्स बैठे हैं वो डिमोरलाइज होते हैं, जो भी गलती करने के बाद सीनियर तो अपॉलॉजीज कह के निकल गए और वहीं पे यंग लॉयर को जज साहब ने पूरा एकदम मतलब अच्छे से लेफ्ट राइट सेंटर कर दिया। नहीं, ये तो क्रिटिसिज्म हो रहा है और द काइंड ऑफ पीपल हु आर मेकिंग दिस क्रिटिसिज्म देयर में बी सब्सटेंस इन इट। क्या है, अप्रोच का सवाल है। मेरे ख्याल से जज के सामने केस आती है, जज शुड एक्चुअली डेवलप प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग थ्रू द काउंसिल एंड लुक एट द लिटिगेंट और उसका कॉज जो है। सो इफ यू डेवलप दैट प्रैक्टिस, दैट यू लुक एट द प्रॉब्लम, यू लुक एट द केस, you look at the plight of the litigant rather than the lawyer. Lawyer is only a medium. तो अप्रोच चेंज होने की जरूरत है। If you are right approach, डिस्कशंस तो हो रहे हैं, बट ये हम लोग ये देख कब पाएंगे इसको, ये एक्चुअल में इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? right. So lot of introspection is required on this aspect. You are right there. और अगर मुझे कई बार ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पूछूं, बल्कि आपसे भी पूछने के लिए मुझे बहुत लोगों ने इनकरेज किया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेके, और कहीं ना कहीं जजेस जान रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि
मैट्रिमोनियल लॉस का जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, इस बात को हम जो हमारे लर्नेड लोअर कोर्ट जजेस हैं, लर्नेड सेशंस जजेस हैं, माननीय हाई कोर्ट जजेस हैं, कैसे समझाएं उनको, ये बात कैसे उनको कन्विंस करें? देखिए क्या हुआ है, ये दिस आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट इट अ लॉट. दिस इज अ मेजर चेंज विच आई सी इन द सोसाइटी. जी लास्ट 25-30 ईयर्स में आप देखेंगे तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर ऑन राइज. जी, वी आर नॉट कोर्ट्स आर फ्लडेड विद दैट. कोर्ट्स आर फ्लडेड. और दूसरी बात भी क्या है, एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है. जी अभी कुछ डेवलप कंट्रीज का आप बात करेंगे, जी सो व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट डिस्प्यूट, they don't go to a lawyer, they go to a therapist or they go to a psychologist or counselor. और उधर बहुत से इशू रिजॉल्व होते हैं, either they have golden handshake, they part company or they patch up. जी हमारे यहाँ कोर्ट में जाना पड़ता है, वो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है. जी दैट बिफोर दी वॉरिंग हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट में जाने के पहले उनको कोई गाइड करे, काउंसलिंग करे, ये नहीं होता है. अभी क्या होता है, मैट्रिमोनियल मैटर्स में डिले है. Now, one matrimonial matter can lead to 5 grassroots level cases. करेक्ट. अभी एक तो डाइवोर्स का या रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का बुके ऑफ केसेस हैं वो. हाँ, बुके ऑफ केसेस है. वाइफ इज समटाइम्स एडवाइज टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर दैट ओल्ड 498 ऑफ आईपीसी. आइडिया ऐसा रहता है वकीलों का भी, सो दैट इफ यू फाइल दैट केस, रोप इन हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स, सो दे विल कम ऑन टेबल फॉर सेटलमेंट. करेक्ट. अगर अनफॉर्चुनेटली अगर चाइल्ड है, उसके बारे में अलग लिटिगेशन होता है कस्टडी का. जी. डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस का होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर होता है. अभी मॉडर्न डे में हस्बैंड और वाइफ व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज करते हैं तो आईटी एक्ट में होता है. उसका कॉन्सिक्वेंस इतना सीरियस है, बिकॉज इफ यू हैव 4 or 5 केसेस अराइजिंग आउट ऑफ वन मैट्रिमोनियल मैटर, देन कॉरेस्पॉन्डिंगली देयर आर अपील्स इन द हायर कोर्ट, अपील्स, रिविजन, रेट पिटिशन से एसएलपी अप टू सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट. सो वन मैट्रिमोनियल लिटिगेशन कैन क्रिएट से 25 लिटिगेशंस. Now we have family courts for the cities. जज की संख्या बहुत कम है उधर. वेरी करेक्ट. तो जितने जजेस चाहिए उधर उतने जजेस नहीं है. इसके लिए कोर्ट्स आर गेटिंग क्लॉग्ड अप बिकॉज ऑफ दिस मैट्रिमोनियल मैटर्स एट ऑल लेवल्स. गिरफ्तारी को लेके बड़े सारे कंसर्न है कि गिरफ्तारी पहले हो जा रही है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो रही है. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अदालतों में जो केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है. इसको लेके क्या बेहतर किया जा सकता है जस्टिस ओक? देखिए उसमें क्या है, बेसिक कंसेप्ट जो है ना, से टेक ए केस ऑफ एनी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इन एवरी केस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्यूज शुड बी टेकन इनटू कस्टडी. करेक्ट. देयर कैन बी इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट विदाउट अरेस्टिंग द एक्यूज्ड. करेक्ट. वो नहीं होता है फॉर 2 or 3 रीजंस. जी. वन इज एज जजेस आर वर्किंग अंडर प्रेशर, पुलिस मशीन पे बहुत प्रेशर है. और दूसरी बात ऐसी होती है, एक ऑफेंस रजिस्टर हो गया, कॉमन मैन का परसेप्शन ऐसा हो गया है कि द मोमेंट ऑफेंस इज रजिस्टर समबडी हैज टू बी पुट बिहाइंड द बार्स. तो वो भी प्रेशर आता है पुलिस मशीन, सोशल प्रेशर भी आता है ना. सोशल प्रेशर भी आता है. अभी कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऐसे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक एक्यूज इनटू कस्टडी. एविडेंस रहता है और डॉक्यूमेंट एविडेंस रहता है, यू हैव टू सीज दैट दोज डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. लेकिन प्रेशर इतना रहता है ना, दैट ड्यू टू प्रेशर पुलिस समटाइम्स अरेस्ट ए पर्सन. सो बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें ऐसा है दैट इन एवरी केस पर्सन हैज टू बी अरेस्टेड. इट इज नॉट नेसेसरी. police want custodial interrogation. There are very specific cases where you need to take something from the accused. Suppose पर जरूरी है उसको जस्टिफाई करना. मैं every आपको case- कंसर्न बताता हूँ. right. प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसने अपने हिसाब से जो कंसर्न आई उसने कोई भी ग्राउंड बनाया. अब जो मैजिस्ट्रेट कंसर्न होते हैं वो बहुत ही क्लरिकल तरीके से उसको देखते हैं, हाँ भाई ये ग्राउंड है. वो एग्जामिन तक नहीं करने को तैयार हैं कि ये रीजंस एप्रोप्रिएट थे, सफिशिएंट थे अरेस्ट करने के लिए या नहीं. अगर जज उसी लेवल पे जो जब पेश कराया जाता है, अगर वहीं पे स्टैंड ले लें, सो पुलिस को भी ये मैसेज जाएगा कि हम कुछ भी लिख के दे दें काम नहीं चलेगा. आज की तारीख में कोर्ट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो हमारी पुलिस मशीनरी. अभी I'll tell you one thing. There is a constitutional safeguard that accused must be provided with grounds of arrest. जी. If grounds of arrest are not provided, arrest becomes unconstitutional. Person has to be released. करेक्ट.
अभी मैजिस्ट्रेट को भी ये देखना चाहिए, जब पहली बार रिमांड के लिए एक्यूज को लाते हैं, जी। so they have to actually inquire whether grounds of arrest have been provided or not, because if they are not provided then arrest becomes illegal, so they can't grant remand. वो नहीं हो रहा है. मेरे साथ एक कंसर्न ये भी आ रहा है कि जब मैं देखता हूँ दूसरी जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, दूसरे स्टेट्स की जो हाई कोर्ट्स हैं, वहां पे अभी भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो हाई कोर्ट जजेस उनको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का, रीजंस टू अरेस्ट का। और बहस के दौरान हमने इसको बहुत ज्यादा फेस किया है कि वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे Both the things are totally different. Grounds of arrest and reasons for arrest. करेक्ट Grounds का ऑफ अरेस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, करेक्ट वो तो हो रहा है. अभी जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, फॉलो नहीं हो रहे हैं. वो भी वेरी सैड थिंग टू हैपन इसके बारे में. और अल्टीमेटली सफरर क्लाइंट। सो हमारे सामने जो इशू आता है कि हमारे या जो हमारे दूसरे लर्नेड ब्रदर्स हैं भी, उनके साथ भी ये इशू आता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है रीजंस और ग्राउंड्स को लेके, और वो इसको कोई इशू नहीं मानते कि ये भी एक ग्राउंड हो सकता है बेल देने का। और क्या ट्रेनिंग में कमी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की, या ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं हमारी माननीय हाई कोर्ट्स और हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि इसको इसी रिमांड स्टेज पर ही आप एग्जामिन करें कि गिरफ्तारी की जरूरत थी या नहीं थी। और क्या आपको नहीं लगता जस्टिस ओक कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिना प्रॉपर वजह के किसी को गिरफ्तार करता है, उसको जबरदस्ती एक ऐसे विक्टिमाइजेशन का पार्ट बनाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो उसके अगेंस्ट भी एक एक्शन जरूरी है। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिधर अरेस्ट इलीगल डिक्लेयर होता है, जी मैंने भी किया होगा, देयर इज नो मशीनरी which makes a provision for penalizing that police officer, and there is no machinery for paying compensation to the person who suffers illegal arrest. वो तो lacuna है. So that person has to again go to the court, either seek remedy under Article 226 and seek compensation, or go to the civil court. वो तो lacuna है. And secondly, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि magistrates को बहुत careful रहना चाहिए. Only when police custody is mandatory, they should grant. Because there is vast difference between police custody and magisterial custody. उधर भी जितना एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए नहीं हो रहा है उधर भी, लेकिन चेंज ऑफ अप्रोच इज रिक्वायर्ड देयर. यू आर एब्सोल्युटली राइट. नहीं, बल्कि एक हरियाणा से एक सेशन जज ने सीबीआई केस में रिमांड स्टेज पर ही जब जस्टिफाई नहीं कर पाए रीजंस एंड ग्राउंड्स को सीबीआई ऑफिसर्स, तो उसी स्टेज पे बेल दे दी। ऐसे बोल्ड जजेस हमारे पास आप टिप्स पे होंगे। वी हैव एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ सच काइंड ऑफ जजेस। दूसरी भी बात एक है कि हमारे सोसाइटी में भी लीगल लिटरेसी की कमी है. अभी क्या होता है एट ग्रासरूट लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट, जी इफ यू ग्रांट बेल, लोगों को फर्क समझ में आता है बेल और एक्विटल में क्या फर्क है. जी सो समटाइम्स देयर आर एजिटेशंस. सोशल मीडिया तो आपको मालूम है कैसा टारगेट करते हैं जजेस को. सो दैट काइंड ऑफ प्रेशर इज आल्सो बिल्ट अगेंस्ट द जजेस नाउ. मैं ये सवाल लास्ट के लिए रखना चाह रहा था, एंड इट्स गुड सिंस यू हैव टच्ड दिस पॉइंट। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो वो सेकेंडरी चली गई, अब तो जो रूल कर रही है वो सोशल मीडिया कर रही है। सोशल मीडिया आज इतनी पावरफुल हो गई कि वो सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको नहीं लगता जस्टिस? मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है, मुझे भी मेरे साथ काम करने वाले लॉ क्लर्क्स थे, रिसर्चर थे, बताते थे क्या क्या आता है, क्या क्या लिखते हैं जजमेंट्स के बारे में, जजेस के बारे में. मेरे ख्याल से जजेस को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये सोशल मीडिया में जो लिखते हैं ना शॉर्ट लिव्ड रहता है. आज आपके खिलाफ कुछ लिखेंगे, 2 दिन में दूसरा कोई पॉइंट आ जाता है, कोई दूसरा पॉइंट। सो वी द जजेस शुड नॉट बी टेकिंग इट सीरियसली एट ऑल. वी शुड नॉट बी इवन रीडिंग इट अकॉर्डिंग टू मी. वी शुड नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ इट. व्हाई शुड वी टेक? वो क्या होता है सोशल मीडिया में ऑफ द कफ लिखते हैं सब, सोच समझ के तो कोई लिखता नहीं है. तो जजेस को, हर यूजर अपने आप में राइटर है, जजेस को पढ़ना भी नहीं चाहिए वो. बट रियलिटी तो कुछ ये है कि वो इस समय हर चीज को इन्फ्लुएंस कर रही है, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट को भी वो इन्फ्लुएंस कर रही है. See, it all depends on judges. See, as a judge, we should not be bothered क्या लिखते हैं,
वी शुड नॉट वी बी। शुड, ऐसा नहीं है कि अभी सोशल मीडिया पे हो रहा है। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में जज था, हर हफ्ते 10-11 मुझे खत मिलते थे, मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट मी, मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट अदर जजेस। अभी आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हो, उस टाइम रिटर्न आ जाते थे। बट उसमें फर्क है, अब जजेस कहीं ना कहीं डरने लगे हैं कि पब्लिक परसेप्शन क्या बनेगा उनके खिलाफ। पहले तो ये था कि हमको लेटर आया, हमने पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, या हमारे जो ब्रदर जजेस हैं उनमें तक गया, तो वो तो आपको जानते हैं अच्छे से, आप किस तरह का रेपुटेशन है, कैसा आपका काम करने का तरीका है। बट सोशल मीडिया से क्या जजेस इतना डरने लगे हैं कि वो मुझे अब ऐसा लगता नहीं है लोगों कि की लाइफ एंड मुझ- लिबर्टी तक प्रभावित हो मुझे गई? ऐसा लगता नहीं है कि सोशल मीडिया से जजेस डरते हैं। मे बी इंडिविजुअल केसेस इट मे हैव हैपेंड, बट जनरली मैं तो एग्री नहीं करता हूँ। फर्स्टली बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, जी, सोशल मीडिया पे क्या है पढ़ने के लिए भी किसको टाइम नहीं है, और हाईकोर्ट जजेस को भी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम्म, जस्टिस ओक, हम्म, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ एक जजमेंट्स को देख के कुछ 2-3 जजमेंट्स हैं, टिप्स पे हम्म, हैं, और आप भी समझ पा रहे होंगे मैं किधर इंगित कर रहा हूं, कि उन्होंने कंपेल कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सोशल मीडिया ने, और जो डिस्कशन चला जिस तरह से, कि वो दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हो बेंच और दोबारा कॉग्निजेंस लिया जाए मैटर का। और अगर वो सोशल मीडिया नहीं थी तो फिर रीजन क्या था? क्योंकि सारा डिस्कशन, सारा का सारा जो जो टॉपिक इग्नाइट हुआ वो तो वहीं से हुआ, नहीं नहीं, सोशल आई reframe what I said. प्लीज। Ideally, judges should not get influenced by what is mentioned in social media, क्योंकि सोशल, आइडियली दे हाँ, शुड नॉट। सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं, दे डोंट राइट इट आफ्टर मेकिंग इन डेप्थ स्टडी। करेक्ट। वो तो जैसा जजेस की फोटो चलाई जा रही हैं, राइट, उन्होंने बेल दे दिया तो क्यों बेल दे दिया, एक्विटल कर दिया तो क्यों एक्विटल नहीं कर दोनों दिया। होता है ना, बेल दिया तो क्यों बेल दिया, बेल नहीं दिया तो क्यों बेल नहीं दिया, करेक्ट। दोनों साइड से होता है ना और वो। उनको कुछ पता नहीं होता, बस पता लिख दिया, होता है। और और एक को फॉलो करने वाले 10 हैं पीछे। लैंग्वेज भी कई बार अच्छी नहीं होती है जो लिखते हैं सोशल मीडिया पे। अक्सर अच्छी नहीं होती है। तो हम लोग चूंकि बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन की, अरेस्ट वगैरह की, जेल में लोगों को आज सालों साल बीत जा रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जितनी सजा मुकर्रर की है पर्टिकुलर सेक्शन में, उतना तो अंडर ट्रायल में लोग ले जा रहे हैं, करेक्ट। और बेल की सुनवाई नहीं है। कैसा इंसाफ है जस्टिस को की? See, law is very clear now after Najib's judgment, and there are so many judgments. I am also party to certain judgments. That if there is long incarceration and there is no possibility of trial concluding in reasonable time, then person is entitled to bail following Article 21. That's the जी। law laid down in Najib's case. Of course, there are few factors. Suppose in a given case there is long incarceration, but the accused has very bad track record. That in earlier cases he has tampered with evidence, he has threatened हार्डकोर witnesses. क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है, वो exception हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता लेकिन normally when it all depends on the sentence also. For example, PMLA, unless the predicate offense is under NDPS Act, maximum sentence is 7 years. So if you spend 1 year in jail and even charge is not framed, then such person is entitled to be released following law laid down by Najib and several other cases. है। करेक्ट, करेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अय्यर्स, कृष्णा अय्यर साहब ने जो लिख दिया था ना, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, वो एक्चुअली रूल नहीं है, दैट्स द गाइडिंग प्रिंसिपल, दैट्स द अप्रोच. This principle guides the approach of the judges. So even if you deal It's a with guiding force. even if you deal with UAPA cases or NDPS Act cases or PMLA where bail conditions are stringent, still that remains the guiding force, Still. right? But that's the approach of the judge. Since you mentioned about UAPA, Justice Oak, I must mention one recent judgment in the matters of Umar Khalid and Sharzal Imam. 5 साल हो चुके हैं उनको बिहाइंड द बार, और फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी ये कहती है कि बेल देने का ये अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है। आतंकवाद, ये जो हम लोग समझते हैं आम भाषा में कि मारना, गंभीर किस्म की साजिश कर, हिंसा करना, डर फैलाना, जान माल का नुकसान करना, ये पर्चे बांटना, स्पीच देना आतंकवाद की श्रेणी में कैसे आ गया? और जो हमारे विद्वान जजेस हैं, लर्नेड जजेस हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? लॉ इतना क्लियर है, यू हैव राइटली मेंशन्ड अबाउट नजीब्स केस,
and directives and guiding principle, guiding forces. कहाँ दिक्कत आई? मतलब हम कानून नहीं समझ पा रहे हैं या किस तरह से, मतलब with all due respect to Honorable Supreme Court and to Honorable Judges, 5 साल तक नो बेल, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कहानी गंभीर है। क्या पटकथा डिसाइड करेगी किसको बेल मिलनी है, किसको बेल नहीं मिलनी है? You are talking about the recent case. Yes. I have seen that 141 page judgment. I have gone through 142, yes, correct. I have gone through that judgment. मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया पढ़ के, 5 बरस से ज़्यादा इनकार्सरेशन है, कुछ मल्टीपल हंड्रेड्स विटनेसेस, 700 विटनेसेस है, अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ है। करेक्ट। क्योंकि हमारे सिस्टम में चार्ज के ऊपर भी बहुत लंबा बहस होता है। करेक्ट। चार्ज के ऊपर बहस होता है, अगर चार्ज फ्रेम करते हैं तो रिवीजन होता है उसके खिलाफ। रिवीजन होता है, करेक्ट। बट दैट्स द राइट ऑफ द एक्यूज, ऑब्वियसली, राइट। सो ये केस के जो फैक्ट्स है, मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, बट देयर वाज नो एलिगेशन अगेंस्ट दीज टू एक्यूज हु हैव बीन डिनाइड बेल। उमर खालिद एंड शर्जील इमाम, कुछ फिजिकल वायलेंस किया था, ऐसा कुछ एलिगेशन मुझे तो उसमें देखने को नहीं मिला। तो अकॉर्डिंग टू मी नजीब का केस है, बाद में बहुत जजेस के फैसले हैं, एक जजमेंट में मैं भी पार्टी उसमें लिखा है, इवन इन यूएपीए केस दैट गोल्डन रूल laid down by Krishna Iyer applies, in the sense that should be the approach of the judges. And so many cases Najib has been applied in UAPA cases, in PMLA cases, so many cases, even NDPS cases, they have been applied. Correct. So my humble opinion is that I don't want to criticize those two judges, but I'll expressing my opinion after reading the judgment. In my opinion, this was a case for grant of bail, maybe subject to some stringent conditions. Because if Najib's judgment is to be followed, bail ought to have been granted. Correct. ये जजमेंट आया, अभी क्या होता है, ये अच्छी बात है कि अगर कुछ लोग समझते हैं एक जजमेंट गलत है, उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आफ्टर रीडिंग इट एंड पॉइंटिंग आउट हाउ इट इज रॉन्ग। लेकिन अच्छे भी जजमेंट आते हैं, दूसरे दिन देयर इज अ जजमेंट ऑफ जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस आराध्य's बेंच इन PMLA केस, beautifully written judgment in which they have followed K. Najib and Senthil Balaji and other judgments. Correct. Very meticulously, and they have granted bail in PMLA. Correct, absolutely. Correct. तो ये भी जजमेंट देखने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। जी। सो जो एक दिन पहले लॉ नहीं अप्लाई हुआ था, दूसरे दिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो अप्लाई किया है, सेंथिल बालाजी, और बाद में जजमेंट्स है। लेकिन टू पुट इट इन ब्रीफ, मेरे ख्याल से ये दोनों एक्यूज को बेल देना चाहिए था। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी ऑब्वियसली हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको ताकतवर होना चाहिए, पर आपको ऐसा नहीं लगता जस्टिस हो कि वो अब अदालतों से ज्यादा ताकतवर होती जा रही हैं? एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के बारे में बात करेंगे, सी अल्टीमेटली कोर्ट्स हैव टू बी स्ट्रांग। इफ दे हैव टू बी, दे कम, आर दे? could have to be strong. If you notice any illegality, you have to come down very heavily on that. I don't think if courts are strong, they can become strong, these agencies. नहीं, ये देखना आजकल ही देखा जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स आते हैं अरेस्ट करके और ये कह देते हैं साहब वेरी सीरियस ऑफेंस, या मैंने ये भी देखा है जस्टिस हो कि चार्जशीट के नाम पे वो चार्जशीट को बड़ी करने के लिए या कई बार शायद जज को डराने के लिए उठा के उसको 500 पन्ने की, 700 पन्ने की, 1000 पन्ने की चार्जशीट बना दिया। अब जज ये सोच ही नहीं सकते हमारे लोअर कोर्ट के कि मैं इसको डिस्चार्ज कर सकता हूं इस स्टेज पर ही। सो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप आ रहा है कि लॉ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। दूसरी भी अभी टेंडेंसी है जी, सी क्या होता है, एज आई टेल यू, टेक केस ऑफ दिस, यू टॉक्ड अबाउट डिस्चार्ज। अगेन जजेस आर अंडर sheer प्रेशर ऑफ वर्क देयर। कितने केसेस होते हैं सेशन जज के पास। दूसरी एक और टेंडेंसी है टू इंश्योर दैट देयर इज नो डिफॉल्ट बेल, समहाउ विद इन दैट टाइम फ्रेम एक चार्जशीट फाइल कर देते हैं, उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू रहता है, सेकंड चार्जशीट, थर्ड सप्लीमेंट्री के उसमें पड़ गया है, चार्जशीट हो रहा है, चेंज शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स दिस इशू इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अबाउट लीगैलिटी ऑफ दिस
whether this can be done just to avoid default bail. पहले ये नहीं था, Hmm. ये भी कुछ 5-7-8 This is a सालों में recent trend. ये रिसेंट एक ट्रेंड आया हुआ है। Recent trend. और मेरे एक मैटर में तो मैंने ये भी देखा कि उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी जस्ट टू अवॉइड द डिफॉल्ट बेल, और ना विटनेसेस के नाम दिए, ना स्टेटमेंट्स फाइल किया, सिंपली एक चार्जशीट बेयर बमुश्किल 10 या 12 पन्ने की, और उसको बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और उस बेस पे बेल रोक दी गई। हम अभी क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे जी। हैं, और एक बात हम जिक्र कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोर्ट में जजेस नहीं है, सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू पुलिस मशीनरी। जी। आप पुलिस मशीनरी की स्ट्रेंथ देखिए, have we ever applied our mind the strength is good enough to deal with so many criminal cases which are happening? How much time police spent in protecting politicians and वीआईपी प्रोटोकॉल। VIP protocol, and they are on the street. ये फेस्टिवल रहते हैं, जी। बॉम्बे में गणपति फेस्टिवल रहते हैं, पूरा पुलिस फोर्स 10 दिन रोड पे रहता है। Do you expect them to carry out investigation in serious cases? If they are going to devote so much of time to cater the need of religious festivals, वो पुलिस मशीनरी के बारे में भी बहुत सोचना चाहिए हमको, whether we are giving adequate number of hands to them so that proper investigation is carried out, whether we are giving them sufficient time to carry out investigation भी बात ऐसी है, उसके लिए टाइम लगता है। पुलिस ऑफिसर इन कॉम्प्लिकेटेड ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हैज टू थिंक अबाउट इट, तो इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए, Training उनका होना भी चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन whether होना they चाहिए। have adequate number of hands working there. उनके पास इक्विपमेंट, आप देखो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके इक्विपमेंट नहीं रहता है, कितने कंप्यूटर्स है, कनेक्टिविटी क्या है। सो when we discuss lacuna in legal system, especially on the criminal side, जी। we must also consider the plight of these agencies, namely the police. I'm not talking about those PMLA or other agencies, the ED or other agencies. You are absolutely right. Nobody has even thought about it. Nobody is discussing this. I raised this point while talking to Justice V. Ramasubramaniam, and he was very concerned about the condition of our police force. उनका भी कम विक्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है, शोषण उनका भी पूरा हो रहा है कई लेवल पे। पॉलिटिकल प्रेशर है, और हर आदमी उनको, मतलब प्रॉब्लम ये है कि इंसल्ट करने के लिए आगे आ रहा है, उनको डिमोरलाइज कर रहा है, और जैसे ही दरवाजे पे पहली घंटी बजती फोन वो पुलिस वाले को ही करता है। सो ये भी एक, हर एक बात के लिए करते हैं लोग, हर एक बात के लिए। वही मैंने कहा ना, पहली दरवाजे पे डर की घंटी बजी। दूसरी बात उसमें ऐसी है, ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी एक बात बोलता हूँ, कितने बार ऐसे फ्रॉड हो जाता है कि मेरे अकाउंट से मनी ट्रांसफर हो गया, जी। सो आई गो टू पुलिस स्टेशन। जी। Are there any specialized police personnel who can immediately understand how to deal with this issue, in what manner investigation should proceed, in what manner further transfer can be stopped? जी। तो ये जो इशू है साइबर क्राइम्स का, police are doing their best. I must say, some of the officers, I used to interact with them जी। when I was in Bombay as guardian judge of the small Metropolitan Magistrates Court. गार्डियन जज मींस इंस्पेक्टिंग जज। हाँ, अच्छा। so there are officers who have knowledge of cyber law, but there जी। are very few. So are they equipped to deal with the modern challenges in the world of crime? वो भी इशू है। जस्टिस शोक, ये भी देखा जाता है, हालांकि दुखद है, पर बढ़ती हुई सच्चाई ये लग रही है कि बड़े मामले अदालत में आने से पहले टीवी डिबेट्स में डिसाइड हो रहे हैं, और वो बहुत हद तक दशा दिशा निर्धारित कर दे रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर देते हैं पुलिस की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसे भी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मीडिया पे जो डिबेट होते हैं, rather than influencing judges, it influences public mind, public perception तैयार होता है। बहुत से चैनल डिस्कस करेंगे, वो इधर क्रिटिसाइज करेंगे पुलिस को और जजेस को या पर्टिकुलर ऑर्डर, सो पब्लिक परसेप्शन तैयार हो जाता है। उसकी वजह से आई डोंट थिंक डायरेक्टली इट इन्फ्लुएंसेस जजेस, बिकॉज जजेस हार्डली हैव टाइम टू रीड, आई मीन सी दैट डिस्कशन ऑन द मीडिया। सो एक ही बात आप मीडिया पे 10 दिन कहेंगे अबाउट सम ऑफेंस और सम केस, पब्लिक ओपिनियन वो डेवलप हो जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया कितने
डेंजरस तरीके से, कितने घातक तरीके से कोर्ट को प्रभावित कर रही है, कभी आपने इमेजिन किया था जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आपने अपनी एज यू सेड 20 years 21 years 9 months, right? 21 Almost years 22 years, I 9 can say. months and how many days? 25 days. 25 days. सो इतना बड़ा जीवन का समय जिस इंस्टीट्यूशन को आपने समर्पित किया, और आपने सही मायने में समर्पित किया। आपकी वालिदा साहब एक्सपायर की थी, आपकी मदर एक्सपायर की थी, और आपने जो रिचुअल्स थे, यू पेड योर रिचुअल्स एंड देयर आफ्टर आपने तुरंत ज्वाइन किया सुप्रीम, अपने वर्किंग आवर्स रिज्यूम किए। टेक्निकली वो 5, 7, 10 दिन का गैप भी आपने नहीं लिया वो। सो यू हैव डिवोटेड एवरी बिट ऑफ यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है काम करने के तरीके में? ऑब्वियसली नॉट ऑल जजेस, बट इफ वी सी डे बाय डे सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैं तो आई नॉट गो टू दैट एक्सटेंड दैट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बट आई श्योरली से वन थिंग, देयर इज अ नीड फॉर लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज 100% श्योर। हाउ डू यू सी द क्वालिटी ऑफ ऑनरेबल जजेस एट प्रेजेंट? आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि आप बोल सकते हैं और आप जाने जाते हैं अपनी प्रखरता के लिए। देखिए अभी क्या है, इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू डिलीवर जजमेंट ऑन दिस दैट क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल जजमेंट्स, और अभी क्वालिटी के जो निकष है वो भी बदल गए हैं। इन द सेंस नाउ people want very quick justice, people don't want to wait also, so the sheer numbers उसके ऊपर जजेस काम कर रहे हैं, जितने केसेस पे काम कर रहे हैं, तो sometimes quality gets affected because of that also. You know, हमारे एक बड़े सीनियर मेंबर हैं बार के, सीनियर एडवोकेट मिस्टर दुष्यंत दवे। मिस्टर दुष्यंत दवे ने प्रैक्टिस से पूरी तरह संन्यास ले लिया, रिटायर कर गए वो, और उसका रीजन वो ये देते हैं कि मुझे जुडिशरी पे भरोसा नहीं रहा। कितना सहमत हैं आप उनसे? बहुत बड़ा समय उन्होंने डिवोट किया है, अगर मैं गलत नहीं तो लगभग मोटा मोटा 40 साल की वकालत रही उनकी। See, personally speaking, his achievements are phenomenal. The contribution made by him, not only in the court but outside the court also, that is phenomenal. It is an individual decision. See, somebody will look upon this as differently. He has been the officer of the court. No. So he says that I have lost the faith into judiciary. Everybody knows the contribution, enormous contribution by him. But there is other way of looking at it, you know. That if you are so senior, then you are the one in position to take on the fight with bad elements in judiciary. Because people like him are needed in judiciary. Because he is somebody who can at least attempt to bring about a change. He is respected. छोड़ के जाना solution नहीं था। देखो ऐसा है, I respect his decision because it all depends on individual. He has done work for 48 years or 49 years. 40 years, so more than 40 years. I respect his decision. I mean, I won't blame him for taking that decision, but there is other side to it also, that people like him are needed in our judiciary or judicial system. I'll put it that way. और मेरा आज का एक अंतिम सवाल है आपसे। अपनी अंतरात्मा को मानते हैं आप? तो अगर आत्मा आपसे ये सवाल करे कि जस्टिस हो का आप न्याय कर पाए, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, एज ए जज मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने न्याय किया क्या नहीं, क्वालिटी ऑफ जजमेंट मेरे कैसी थी, इट इज़ नॉट फॉर मी टू से दैट. The members of the bar and common man must say that. I refuse to comment on that. All right, Justice Oak. Thank you very much for joining us on this show.